नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह को पढ़ेंगे। तो देखिए, जनजाति विद्रोह मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में देखा जाता है और यह जो है मुख्यतः काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान हुए हैं। तो इन सभी विद्रोह को हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ फॉर्म में सभी विद्रोह का कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दे दिया गया है, जैसे विद्रोह का किस वर्ष हुआ था, विद्रोह के समय काकतीय वंश के शासक कौन थे, नेतृत्व किसने किया था, प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसके दमनकर्ता कौन है और इसके संबंध में कुछ विशेष तथ्य है। तो इस टेबल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे एक दो बार, ताकि इसमें जो दिया गया है वो एटलीस्ट सभी जो है याद रहे। उसके बाद सभी का विस्तृत विवरण भी दिया गया है, उसे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान दंडकारण्य क्षेत्र में कई जनजाति विद्रोह हुए। ये विद्रोह जनजाति शोषण व संस्कृति अस्मिता पर हस्तक्षेप आदि के विरोध स्वरूप प्रारंभ हुए थे। तो ये सब जनजातियों के शोषण, साथ ही उनकी संस्कृति के हस्तक्षेप के कारण जो है विद्रोह हुए हैं। तो सभी विद्रोह का अलग अलग कारण है, अलग अलग समय में हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था 1774 में हल्बा विद्रोह। सबसे पहले 1774 हल्बा विद्रोह, शासक इस समय अजमेर सिंह थे। अजमेर सिंह द्वारा ही नेतृत्व किया गया था। ये इसे उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है। तो इसे पहले भी देखे हैं, अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। उसी के परिणाम स्वरूप हल्बा विद्रोह हुआ था। इसमें अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाता है। यह विद्रोह काकतीय वंश का पतन का कारण बनता है। इसके पश्चात बस्तर जो है मराठों के अधीन आ जाते हैं काकतीय वंश। दूसरा विद्रोह 1792 में सरगुजा में हुआ था। अजीत सिंह के नेतृत्व में अजीत सिंह शासक थे। 1792 में अजीत सिंह शहीद हो गए थे। तो ये 1792 सरगुजा क्षेत्र में हुआ था। तो इसे दूसरा विद्रोह माना जाता है छत्तीसगढ़ में, दूसरा जनजाति विद्रोह जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध हुआ था। तीसरा है भोपालपट्टनम संघर्ष या भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 में दरियादेव के समय स्थानीय जनता द्वारा। तो देखिए, यहाँ जो है पहले हम इसे याद कर लेते हैं, कैसे याद करना है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, इसमें का विद्रोह का नाम देखिए। विद्रोह सबसे पहले हल्बा, सरगुजा, भोपालपट्टनम, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। सभी का पहले नाम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वर्ष को याद करते हैं। देखिए, तो 1700 में 3 विद्रोह हुए हैं। 1700 वाले सीरीज में शुरू के 3, 1774 में हल्बा विद्रोह, 1792 में सरगुजा विद्रोह, 1795 में भोपालपट्टनम विद्रोह। तो ये 3 1700 वाले सीरीज में हैं। अब 1800 में देखिए, 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ था। तो ये ज्ञान सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1824-25 में। उसके बाद 1842 में 2 विद्रोह प्रारंभ हुए थे। 1842 में तारापुर विद्रोह, 1842 में ही मेरिया विद्रोह। तो देखिए, 1842 में दोनों प्रारंभ होते हैं। तो सबसे पहले 1854 में तारापुर विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले उसे लेंगे क्रम से जमाना हो तो। उसके बाद 1842 में चलने वाला मेरिया विद्रोह यह 1863 तक चलता है। तो ये जो है लंबे समय तक चलता है, तो उसे दूसरे नंबर में लेते हैं, उसके बाद लेते हैं। उसके बाद देखिए, 1856 में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। तो इसे कैसे याद रखेंगे, इसे जो है महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। तो ये जो है जब भारत में क्रांति हुई थी, भारत में क्रांति हुआ था, उस समय हुआ था 1857 की क्रांति हुआ था। उसी के समकालीन लगभग मान सकते हैं 1856-57 में ही लिंगागिरी विद्रोह बस्तर में हुआ था। जो 1857 की क्रांति देखने को मिलता है पूरे भारत में, वह बस्तर क्षेत्र में लिंगागिरी विद्रोह के नाम से देखने को मिलेगा। फिर 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। यह चिपको विद्रोह के समान है। साल वृक्ष के कटाई के कारण हुआ था यह 1859 में। 1876 में मुड़िया विद्रोह होता है। 1910 में भूमकाल विद्रोह। ठीक, तो ये वर्ष हो गए। अब शासक के नाम लिखने। तो इस समय जो है काकतीय वंश के शासक कौन कौन थे, उनके नाम याद रखना है। तो सबसे पहले अजमेर सिंह। तो हल्बा विद्रोह के नेतृत्व करता भी अजमेर सिंह है। तो एक नाम हो गया अजमेर सिंह, दूसरा दरियादेव, तीसरा महिपाल देव, चौथा भूपाल देव और पांचवा भैरम देव और रुद्र प्रताप देव। इनका नाम याद रखना है। तो भूमकाल विद्रोह के समय रुद्र प्रताप देव थे। अभी हम इससे पहले पढ़े हैं काकतीय वंश, उसमें देखे हैं। रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में भूमकाल विद्रोह होता है। बाकी देखिए, अजमेर सिंह के समय हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में होगा, ये भी याद रहेगा। भोपालपट्टनम संघर्ष का याद रखेंगे, दरियादेव 1795 में होता है। दरियादेव शासक रहते हैं उस समय। ठीक, अब महिपाल देव के समय ये देखे थे, ज्ञान सिंह द्वारा परलकोट विद्रोह किया जाता है। 1824-25 में ज्ञान सिंह के नेतृत्व में महिपाल ज्ञान सिंह, परलकोट, महिपाल देव। अब भोपाल देव के शासनकाल में 2 विद्रोह होते हैं, तारा और मेरिया विद्रोह। दोनों किसके शासनकाल में हुए, भोपाल देव के शासनकाल में होते हैं।
उसके बाद फिर भैरमदेव के शासनकाल में 3 विद्रोह देखने को मिलेगा, लिंगागिरी, कोई विद्रोह और मुड़िया। तो ये तीनों भैरमदेव के शासनकाल में, लिंगागिरी, कोई और मुड़िया। रुद्र प्रताप का देख चुके हैं, भूमकाल विद्रोह। तो ये शासकों के नाम हो गए। अब नेतृत्वकर्ता के नाम देखिए, हलबा विद्रोह का नेतृत्व किया अजमेर सिंह है, और ये अजीत सिंह सरगुजा विद्रोह का ही है। शासक और नेतृत्व दोनों सरगुजा विद्रोह का अजीत सिंह है। उसके बाद देखिए भोपालपट्टनम का, तो यहाँ जनता के द्वारा किया जाता है। इसका कारण जेटी ब्लड के बस्तर आगमन पर, इसे हम डिटेल से पढ़ भी चुके हैं। यह कंपनी सरकार के वो तीसरा विद्रोह था। ठीक, अब देखिए उसके बाद जो है परलकोट विद्रोह का नेता होता है गेंद सिंह। तो गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ है और लास्ट में गेंद सिंह को फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, तो यह राजा भूपाल देव का भाई था दलगंजन सिंह, उसके नेतृत्व में होता है तारापुर में, और ये जो है सफल विद्रोह माना जाता है। तो ये जो है दूसरा सफल विद्रोह है। भोपालपट्टनम संघर्ष के बाद दूसरा सफल विद्रोह परलकोट विद्रोह है। उसके बाद देखिए तारापुर हो गया। तो उसके बाद है मेरिया विद्रोह। तो मेरिया विद्रोह, मेरिया नामक जाति द्वारा जो है नरबली प्रथा दिया जाता था वहां, तो जो बलि दिया जाता था उसे मेरिया कहते थे, उसी नाम पे मेरिया विद्रोह है। तो नरबली प्रथा के खिलाफ था। तो इसमें देखिए इसका प्रमुख होगा नेतृत्वकर्ता हिंडमा मांझी, हिंडमा मांझी। तो नरबली के वाले विद्रोह के नेतृत्व करते थे हिंडमा मांझी। उसके बाद लिंगागिरी, लिंगागिरी ये ध्रुवाराम माड़िया। तो ध्रुवाराम माड़िया को जो है बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। दूसरा शहीद, पहला शहीद है गेंद सिंह, बस्तर का पहला शहीद गेंद सिंह, दूसरा है ध्रुवाराम माड़िया। तो यहाँ इसकी मृत्यु हो जाता है, मार दिया जाता है ध्रुवाराम माड़िया को। ये लिंगागिरी विद्रोह 1857 की क्रांति के समय ही हुआ था ध्रुवाराम माड़िया के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए कोई विद्रोह नागुल दोरला, नागुल दोरला जो छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहलाता है कोई विद्रोह, इसका नेतृत्व करते थे नागुल दोरला। उसके पश्चात मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा द्वारा, मुड़िया विद्रोह झाड़ा सिरहा, और भूमकाल सबका पता ही है गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नेता थे। अब ये हो गए इनके नेतृत्वकर्ता। अब देखिए इनके उद्देश्य, हलबा विद्रोह का तो जान रहे हैं, उत्तराधिकारी का युद्ध सा, भोपालपट्टनम संघर्ष का भी जान रहे, जेटी ब्लड के बस्तर आगमन के विरोध में। और देखिए परलकोट विद्रोह जो है अबुझ माड़ियों को शोषण मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। तो अबुझ माड़ियों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। गेंद सिंह नारायणपुर क्षेत्र के ही जमींदार थे परलकोट के, और उनके द्वारा ही नेतृत्व किया गया था अबुझ माड़ियों को शोषण मुक्त कराने हेतु। तारापुर विद्रोह दलगंजा सिंह द्वारा कर वृद्धि के विरोध में हुआ था। मेरिया विद्रोह नरबली प्रथा की समाप्ति के विरोध में। लिंगागिरी विद्रोह यह बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में हुआ था। तो 1857 की क्रांति भी उसी का परिणाम है, देख सकते हैं। तो उसी के चलते यह भी छत्तीसगढ़ को जब अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया तो बस्तर में लिंगागिरी विद्रोह देखने को मिलता है। अगला कोई विद्रोह का कारण साल वृक्ष की कटाई के विरोध में किया गया था। मुड़िया विद्रोह अंग्रेजी की दमनकारी नीति व गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना, ये कारण है मुड़िया विद्रोह का। और भूमकाल विद्रोह का बहुआयामी कारण है। सबसे ज्यादा डिटेल से हमें भूमकाल विद्रोह पढ़ना है, इसे बहुत सारा दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब दमनकर्ता में देखिए तो कुछ विद्रोह का दमन कर पाए हैं, उनके दमनकर्ता कौन कौन थे। तो सबसे पहले देखिए परलकोट विद्रोह का दमन पेबे द्वारा किया गया था। पेबे अंग्रेज अधिकारी था पेबे, उसके द्वारा परलकोट, प से पेबे याद रखेंगे, परलकोट पेबे। वैसे ही मुड़िया का याद रखेंगे, मुड़िया मैक जॉर्ज, म से मुड़िया, म से मैक जॉर्ज। ठीक, ये दो हो गए। उसके बाद मेरिया विद्रोह, ये जो है नरबली के संबंधित है। तो इसका बेल, मंदिर में बेल बजता है घंटी, तो कैंप बेल द्वारा मुड़िया विद्रोह का दमन। उसके बाद देखिए कोई विद्रोह ग्लासफर्ड आजकल देखिए कोई विद्रोह किसके लिए हुआ था, साल वृक्ष की कटाई के लिए। तो लकड़ी का कटाई करते थे, लकड़ी की जगह अब ग्लास का दरवाजा लगाया जा रहा है, तो लकड़ी जगह ग्लास का, तो ये ग्लासफर्ड द्वारा कोई विद्रोह का दमन किया जाता था। उसके बाद देखिए भूमकाल विद्रोह का दमन गेयर द्वारा, कैप्टन गेयर, तो गेयर लगा दिया जाता था भूमकाल। ठीक, तो गेयर द्वारा भूमकाल। तो ये हो गया दमनकर्ता। अब सबके संबंध में विशेष दिया गया, उसे देख लीजिए। पहले हलवा विद्रोह, अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाता है, यह विद्रोह काकती वंश के पतन का कारण बनता है। दूसरा सरगुजा विद्रोह, इसमें 1792 में अजीत सिंह शहीद हो जाते हैं। भोपालपट्टनम संघर्ष, यह कंपनी के विरुद्ध तीसरा विद्रोह था। परलकोट विद्रोह 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दिया जाता है। तो ये लास्ट में 1825 में गेंद सिंह को फांसी दिया जाता है। तिथि याद रखेंगे 20 जनवरी को। परलकोट के जमींदार पदवी भूमिया थी, तो परलकोट के सभी जमींदारों की पदवी भूमिया पदवी कहलाता था, तो इसे भी याद रखेंगे। देखिए तारापुर के समय, विद्रोह के समय कौन थे, दीवान जगबंधु। तो जगबंधु भी दीवान थे, उसकी बर्खास्ती कर दिया जाता है, उसी के द्वारा कर वृद्धि किया जाता है और शोषण किया जाता है, इस कारण जगबंधु को बर्खास्त कर दिया जाता है। तो जगबंधु दीवान थे तारापुर विद्रोह के समय।
अगला फिर मेरिया विद्रोह, यहाँ दंतेश्वरी माता के मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहते थे, उसी के खिलाफ जो है उसे बैन करने के बाद यह विद्रोह किया गया था। लिंगागिरी विद्रोह, यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है, तो इसे याद रखेंगे, महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह। इसी समय महान क्रांति था भारत का 1857 की महान क्रांति उसी के समकालीन था, इसलिए महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। चार्ल्स इलियट ने 1856 ईस्वी में बस्तर का भ्रमण किया था, तो इसी विद्रोह के समय ही था 1856 में बस्तर भ्रमण चार्ल्स इलियट द्वारा। अगला देखिए कोई विद्रोह, इसमें नारा दिया गया था एक वृक्ष के पीछे एक सिर, तो वृक्ष बचाने के लिए थे, साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, तो एक वृक्ष के पीछे एक सिर नारा था। इसे छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो उत्तराखंड के चिपको में किया गया था पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में कोई विद्रोह के नाम से लिखा जाता है, चिपको आंदोलन की संख्या दिया गया है इसे। देखिए 1876 में हुआ था मुड़िया विद्रोह, इसमें प्रतीक था आम वृक्ष की टहनी को प्रतीक के रूप में यूज किया गया था। मुड़िया जनजाति की प्रमुख तब भागीदारी थी, इस कारण इसे मुड़िया विद्रोह कहा जाता है। आम वृक्ष की टहनी मुड़िया विद्रोह। उसके पश्चात देखिए भूमकाल विद्रोह, तो भूमकाल विद्रोह की शुरुआत कुरुसपाल बाजार से हुआ था। इसका प्रतीक लाल मिर्च एवं आम की टहनी थी। इसमें प्रमुख नेता में और कौन कौन थे, गुंडाधुर के अलावा लाल कलिंदर सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर और कुंवर बहादुर सिंह, तो ये अन्य प्रमुख नेता हैं भूमकाल विद्रोह के। तो ये सामान्य परिचय हो गया। अब सभी का हम क्या देखेंगे, विस्तृत वर्णन देखेंगे। तो देखिए अब सबको विस्तार से यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ है हल्बा विद्रोह। तो हल्बा विद्रोह कब हुआ है, 1774 से 1777 ईस्वी तक के। इसे डोंगर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। उस समय डोंगर के अधिकारी के रूप में अजमेर सिंह को नियुक्त किया जाता है, जब इनके पिता जो है शासक रहते हैं। इनकी योग्यता का देखते ही नहीं वो अपने उत्तराधिकारी बनाते हैं, परंतु इनका भाई दरियादेव, इन दोनों के मध्य मतभेद होकर के हल्बा विद्रोह जो है परिणाम स्वरूप देखता है उत्तराधिकारी के युद्ध के रूप में। तो देखिए डोंगर क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, इस कारण इसे डोंगर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इस समय शासक थे अजमेर सिंह और इस विद्रोह के नेतृत्व करता भी अजमेर सिंह थे। दमन करता अगर देखें तो तीनों मिलके दरियादेव, साथ में जयपुर शासक विक्रमदेव, मराठा और अंग्रेज, इन तीनों की सहायता से दरियादेव दमन करते हैं। कारण अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। देखिए इसके परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778 ईस्वी को कोटपाड़ की संधि हुई, जिससे बस्तर भोसला का करद राज्य बन गया। इसे देखें, हम कोटपाड़ की संधि को डिटेल से पिछले वीडियो में देख चुके हैं। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हल्बा विद्रोहियों को समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा नरसंहार होता है। सभी जितने भी हल्बा जनजाति के लोग थे उन सब का मार दिया जाता है। तो इसे बहुत बड़ा नरसंहार के रूप में जाना जाता है हल्बा विद्रोह को। यह विद्रोह चालुक्य राजा काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ प्रथम प्रलिखित विद्रोह है हल्बा विद्रोह। हल्बा विद्रोह डोंगर में एक नया और स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से शुरू किया गया था। तो ये देखिए, ये हल्बा विद्रोह काकतीयों ये जो शासन था उससे अलग करके एक नया डोंगर क्षेत्र में अजमेर सिंह शासन करते थे, उस क्षेत्र में एक नया राज्य स्थापित करने के लिए विद्रोह किया गया था। हल्बा विद्रोह को कांकेर के राजा ने सहायता प्रदान किया था, तो इसे भी याद रखेंगे, कांकेर के राजा द्वारा सहायता प्रदान किया गया था। तो यह था हल्बा विद्रोह। अब आगे देखिए सरगुजा विद्रोह। यह 1792 ईस्वी में हुआ था। इसका उपनाम है पलामू विद्रोह। तो पलामू विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है सरगुजा विद्रोह को। इसके नेतृत्व करता अजीत सिंह। अजीत सिंह ने रांची के बर्वे परगना को अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया। रांची क्षेत्र झारखंड क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह, सरगुजा और झारखंड क्षेत्र में। तो पहले अजीत सिंह द्वारा रांची के बर्वे परगना को अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया जाता है। अनगंतव्य अजीत सिंह अपने संघर्ष के दौरान 1792 में शहीद हो जाते हैं। तो इस विद्रोह को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होता है। इस समय शासक अजीत सिंह है, यह अजीत सिंह द्वारा किया गया विद्रोह है, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। इसे पलामू विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 1792 में हुआ था, बस इतना याद रखना है इसके संबंध में। अगला भोपालपट्टनम संघर्ष, इससे पहले देख चुके हैं भोपालपट्टनम संघर्ष को। यह अप्रैल 1795 में हुआ था स्थानीय जनता द्वारा। इसका कारण क्या था, जेटी इंग्लैंड के बस्तर आगमन के विरोध में किया गया था। यह कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा प्रलिखित विद्रोह माना जाता है। अब अगला है चौथा परलकोट विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परलकोट विद्रोह। तो देखिए 24 दिसंबर 1824 से प्रारंभ हुआ था, जो 20 जनवरी 1825 तक चला। 24 दिसंबर 1824 से 20 जनवरी 1825 तक। इस समय शासक थे महिपाल देव शासक थे। नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह, ये परलकोट के जमींदार थे। गेंद सिंह उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। इनके सहयोगी थे रमोतीन इनके सहयोगी थे। इनके देखिए किस ग्राम से विद्रोह आरंभ हुआ था, तो सीतराम ग्राम से यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था। सीतराम ग्राम को याद रखना है, सीतराम ग्राम से विद्रोह प्रारंभ हुआ था।
परलकोट, तो परलकोट जो है कोटरी, गुंड्रा और निब्रा, इन 3 नदियों के संगम पर स्थित त्रिवेणी संगम स्थल है ये परलकोट। यहाँ सप्त माड़िया राज्यों से सबसे बड़ा राज्य परलकोट था। तो माड़िया राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है परलकोट। वहां के जमींदार थे गेत सिंह। तो यहाँ के जमींदारियों की सूची दिया गया था गेंद सिंह के पूर्वजों को। तो पहले देखिए पीर साय पहले जमींदार थे, फिर दूसरे अनंत साय, फिर तीसरे गेंद साय। तो गेंद साय के पिता अनंत साय, अनंत साय के पिता पीर साय। तो ये सब परलकोट के जमींदार है। इनकी पदवी भूमिया राजा की पदवी थी इनकी। परलकोट का जमींदार भूमिया कहलाता था। काकती शासक सीमावर्ती बस्तर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार हेतु परलकोट के समीप पहुंचे। तब भूमिया राजा ने युद्ध के बजाय मित्रता की और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो पहले भूमिया राजाओं का शासन था, उनके द्वारा जो है काकतियों का जो है मित्रता को स्वीकार कर लिया जाता है और उनके अधीन में रहकर के ये शासन करते हैं और भूमिया राजा जो है इनके जमींदार हो जाते हैं। तत्पश्चात उन्हें जमींदार के तौर पर शासन करने दिया। इस प्रकार परलकोट के राजा की दोहरी उपाधि है भूमिया राजा और बस्तर के जमींदार। तो पहले भूमिया राजा थे और वो जो है बस्तर के जमींदार के नाम से जाने गए। अभी देखिए इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य था अबूझ माड़ियों को शोषण से मुक्त करना। अबूझ माड़ ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण न हो। तो इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने किया था परलकोट विद्रोह। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह धावड़ वृक्ष की टहनी को लिया गया। धावड़ वृक्ष की टहनी प्रतीक चिन्ह परलकोट विद्रोह का। अब देखिए यहाँ घटना कब और क्या क्या घटना घटित हुआ है उसे दिया गया है। तो सबसे पहले 24 दिसंबर 1824 को परलकोट के जमींदार गेंद सिंह ने आदिवासियों को परलकोट में एकत्रित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है। तो 1824 में 24 दिसंबर 1824 को इनके द्वारा परलकोट विद्रोह की घोषणा किया गया था परलकोट के जमींदार गेंद सिंह के द्वारा। फिर देखिए 4 जनवरी 1825 को अबूझ माड़ से चांदा तक छा गए और उन्होंने सर्वप्रथम मराठों को रसद की पूर्ति करने वाले बंजारों को लूटा तथा आंग्ल मराठा अधिकारों पर घात लगाना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले तो उनके द्वारा बंजारों को लूटा जाता है 4 जनवरी 1825 को। उसके पश्चात अंग्रेज और मराठा अधिकारियों को भी आघात पहुंचाना प्रारंभ करते हैं। तो ये 24 और 4 जनवरी की घटना। उसी दिन 4 जनवरी को इनका दमन करना प्रारंभ कर दिया जाता है। 4 जनवरी 1825 को छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एगेन्यू ने 4 जनवरी 1825 को विद्रोह दमन करने हेतु चांदा, महाराष्ट्र में आता है चांदा, के पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेबे, जिन्हें कैप्टन पीयू के नाम से भी जानते हैं, उन्हें परलकोट भेजा जाता है 4 जनवरी 1825 को। और देखिए 10 जनवरी 1825 को कैप्टन पेबे और मराठों की संयुक्त सेना ने विद्रोहियों का दमन करना आरंभ कर दिया तथा 10 जनवरी 1825 ईस्वी को परलकोट को घेर लिया जाता है। गेंद सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार कर उन पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया। तो 10 जनवरी को सभी विद्रोहियों को कैद कर लिया जाता है। तो गेंद सिंह की गिरफ्तारी कब हुआ पूछा जाए तो 10 जनवरी याद रखेंगे। उसके पश्चात 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उसके महल के सामने ही अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया जाता है। तो इस तिथि को याद रखेंगे। 24 दिसंबर को प्रारंभ किया गया। 4 तारीख क्या हुआ, सबसे पहले बंजारा को लूटा गया और उसके बाद आंग्ल मराठों को भी लूटना प्रारंभ किया गया। फिर 4 जनवरी को ही मिस्टर एगेन्यू द्वारा किन्हें नियुक्त किया जाता है, चांदा के पुलिस अधीक्षक थे कैप्टन पेबे, उन्हें इस विद्रोह के दमन हेतु नियुक्त किया जाता है। 10 जनवरी को कैप्टन पेबे और मराठा सैनिक जो है सभी विद्रोहियों को कैद कर लेते हैं। फिर 20 जनवरी को गेंद सिंह को उनके महल के सामने फांसी दे दिया जाता है। इस कारण गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। प्रथम शहीद की संख्या दिया गया है गेंद सिंह को। देखिए अगर समय के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो है वीर नारायण सिंह है। 1856-57 में उन्हें फांसी दिया जाता है। उनसे पहले जो है गेंद सिंह को बस्तर क्षेत्र में फांसी दिया जाता है। तो इन्हें जो है प्रथम शहीद मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ के ही प्रथम शहीद मान सकते हैं, बस्तर के तो प्रथम शहीद कहे ही जाते हैं। अब देखिए अगला विद्रोह आप देखेंगे तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह 1842 से 1854 तक के चला था। इस समय शासक थे भूपाल देव और इनके भाई दलगंजन सिंह द्वारा ही किया जाता है विद्रोह को। और इनके दीवान थे जगबंधु, भूपाल देव के दीवान जगबंधु थे। और इस विद्रोह का नेतृत्व दलगंजन सिंह द्वारा किया गया था। यह तारापुर परगना के प्रमुख अधिकारी थे दलगंजन सिंह। इसका कारण क्या था तो इसके 4 प्रमुख कारण थे तारापुर विद्रोह के। पहला है शासन में हस्तक्षेप, दूसरा कर में वृद्धि, तीसरा आदिवासियों की श्रद्धा और विश्वास में आहत और चौथा था दीवान जगबंधु के अत्याचार। तो ये 4 प्रमुख कारण थे तारापुर विद्रोह के। इसका परिणाम होता है मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया जाता है
मतलब ये जो है सफल विद्रोह था, सफल हुआ था यह विद्रोह। तो मेजर विलियम्स थे, उनके द्वारा कर विधि आदेश वापस ले लिया जाता है और साथ ही दीवान जगबंधु को पद से हटा भी दिया जाता है। तो ये एकदम सफल विद्रोह, पूर्णतः सफल विद्रोह था तारापुर विद्रोह। अब उसके पश्चात देखिए मेरिया या मेडिया विद्रोह, यह 1842 में प्रारंभ हुआ जो 1863 तक के चला है। इस समय भी शासक भोपाल देव थे, नेतृत्व करता हिनमा मांझी। तो हिनमा मांझी द्वारा नेतृत्व किया गया। इसका कारण क्या था? नरबली प्रथा समाप्त करने के विरोध में। तो दंतेश्वरी मंदिर में नरबली दिया जाता था, उसी की समाप्त किया गया मराठा और अंग्रेजों द्वारा, उसी के विरोध में किया गया था मेरिया विद्रोह। देखिए घटनाक्रम क्या, नरबली प्रथा रोकने हेतु नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त कर दी थी। दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर दीवान नियुक्त कर दिया था। तो पहले दलगंजन सिंह बस्तर के दीवान थे, उन्हीं के स्थान पे वामन राव को दीवान बना दिया जाता है। रायपुर तहसीलदार शेर खां को नरबली प्रथा के नियंत्रण के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, रायपुर के तहसीलदार थे शेर खां, उसे ही नियुक्त किया जाता है नरबली प्रथा के नियंत्रण हेतु। यहाँ जांचकर्ता के रूप में मैकफर्सन आते हैं, मैकफर्सन। तो मेरिया विद्रोह के समय नरबली प्रथा जांच के लिए मैकफर्सन जांच करता थे और इसके दमनकर्ता कैंपबेल रहेंगे। इस विद्रोह का दमनकर्ता कैंपबेल। तो इस मैकफर्सन के रिपोर्ट से ही जानकारी प्राप्त होता है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबली दिया जाता है। तो उसे दमन करने कैंपबेल आते हैं इस विद्रोह के लिए। परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। देखिए दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा प्रचलित थी, जिसमें दी जाने वाली बलि को मेरिया कहा जाता है। अब अगला है लिंगागिरी विद्रोह। तो यह 1856-57 में हुआ था। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम बीजापुर जिले में हुआ था। लिंगागिरी विद्रोह शासक भैरमदेव, दीवान दलगंजन सिंह, नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया, जिसे धर्मा राव के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे धुरवा राम माड़िया लिंगागिरी। इसके सहयोगी यादव राव और वेंकट राव, यादव राव, वेंकट राव, धर्मा राव, ये तीनों के द्वारा किया गया लिंगागिरी विद्रोह। कारण था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में। अब देखिए इसमें घटना क्या होगा। 3 मार्च 1856 को चिंतलवार में अंग्रेजों व विद्रोह के मध्य युद्ध होता है। तो चिंतलवार याद रखेंगे, इसका संबंध लिंगागिरी विद्रोह से। 3 मार्च 1856 चित्तलवार में अंग्रेज और विद्रोह के मध्य युद्ध हुआ। परिणाम 5 मार्च 1856 को धुरवा राम को फांसी दे दिया जाता था, क्योंकि 3 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 मार्च को फांसी दे दिया जाता है। इन्हें बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है। पहला कौन थे? गेंद सिंह, दूसरा हो गए धुरवा राम माड़िया। देखिए धुरवा राम के साथ यादव राव, बाबू राव, वेंकट राव को भी फांसी की सजा दी जाती है। इन सबको भी फांसी की सजा दी जाती है। लिंगागिरी तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया जाता है। तो ये जो लिंगागिरी एक तालुका का नाम है, उसे भोपालपट्टनम के जमींदार को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मदद किया था अंग्रेजों का। लिंगागिरी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तिथि याद रखेंगे। 3 मार्च को दोनों के मध्य युद्ध होता है चिंतलवार में, अंग्रेज और विद्रोह के मध्य, और 5 मार्च को धुरवा राम को फांसी दे दिया जाता है। अब कोई विद्रोह, अगला है कोई विद्रोह। वर्ष 1859 ईस्वी में भैरमदेव के शासनकाल में नेतृत्व करला नागुल दोरला, जो पोतेकला जमींदार थे, पोतेकला के जमींदार नागुल दोरला। इनके सहयोगी भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई और साथ में भेजी के जमींदार जग्गा राजू। तो कोई विद्रोह में सहयोगी नागुल दोरला के राम भोई और जग्गा राजू। दमन करता थे कैप्टन सी ग्लासफर्ड। कोई लकड़ी से संबंधित, वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष की जगह ग्लास का। तो ग्लासफर्ड इसके क्या थे? दमन करता, जो सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर थे, सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर। कारण क्या था? साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु कोई विद्रोह हुआ था। नारा था 1 साल के वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज व्यक्ति का सिर। तो देखिए 1 साल वृक्ष के पीछे एक अंग्रेज व्यक्ति का सिर। तो ये धमकी दे रहे थे डायरेक्ट नारा के माध्यम से धमकी, अगर एक वृक्ष कट रहा है तो उसके बदले में हम एक अंग्रेज का सिर जो है काट दिएंगे करके धमकी दिया जा रहा था नारे के माध्यम से। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने बस्तर को लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ये भी एक सफल विद्रोह है, कोई विद्रोह। ठीक, सफल विद्रोह है। जो ठेका दे दिया गया था उन्हें वापस ले लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। संख्या छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन कहा जाता है कोई विद्रोह को। अब अगला देखिए मुड़िया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। यह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहलाता है। बस्तर का स्वाधीनता संग्राम, इसमें मुड़िया जनजाति की महत्वपूर्ण भूमिका था, इस कारण इसे मुड़िया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए वर्ष कब प्रारंभ हुआ? जनवरी 1876 ईस्वी में हुआ है मुड़िया विद्रोह। प्रतीक आम वृक्ष की टहनी, आम वृक्ष की टहनी है। परलकोट का क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी था परलकोट विद्रोह का, इसका है आम वृक्ष की टहनी।
शासक भैरम देव, नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा, इनका मूल नाम था रामू सिरहा। रामू सिरहा, झाड़ा सिरहा। कारण क्या क्या है तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे कारण थे मौर्य विद्रोह का। अंग्रेजों की निरंकुश नीति एवं गोपीनाथ कपड़दार के दीवान बनाना। दूसरा, गोपीनाथ कपड़दार के अनैतिक कार्य। तीसरा, देखिए गोपीनाथ के ही मित्र थे मुंशी आदित्य प्रसाद। तो आदित्य प्रसाद मुंशी जो है ये क्या थे, क्रिमिनल कोर्ट के जज थे। तो दीवान लोगों को पकड़वा कर अपने मित्र आदित्य प्रसाद के क्रिमिनल कोर्ट से दंडित कराया करते थे। तो ये भी एक कारण था। चौथा कारण, आदिवासियों को असंतोष होना। पांचवा है, जे नील ने 1876 के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या बताया है, गोपीनाथ कपड़दार की अलोकप्रियता को माना जाता है। तो मेन कारण है गोपीनाथ कपड़दार जो दीवान है, उसी के कारण जो है यह विद्रोह हुआ था, मौर्य विद्रोह। बिसाहा पद्धति भी इसका एक कारण है। आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना द्वारा मुफ्त में या कम कीमत देकर सामान खरीदा करते थे ब्रिटिश सेना, यह भी जो है एक कारण बताया जाता है मौर्य विद्रोह का। इसे बिसाहा पद्धति कहते हैं। अब इसमें घटना क्या क्या हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो असंतुष्ट आदिवासियों के राजा का घेराव किया। सबसे पहले असंतुष्ट थे आदिवासी, वे सबकी क्या करते हैं, राजा का घेराव करते हैं। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। 2 मार्च 1876 को। 4 मार्च 1876 को भैरम देव ने विशाखापट्टनम के अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखकर सहायता मांगी। तो सबसे पहले तो भैरम देव राजा थे, उन्हें ही आदिवासी द्वारा घेर लिया जाता है। 2 मार्च को 1876 को काला दिवस मनाया गया। फिर ये भैरम देव के द्वारा जो है सरकार को पत्र लिखा जाता है सहायता हेतु। तो विशाखापट्टनम के अंग्रेजी अधिकारी को लिखा जाता है, ये भी याद रखेंगे ना, 4 मार्च 1876 को। तत्पश्चात मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मौर्य दरबार का आयोजन किया। तो जो मौर्य जनजाति के लोग उनसे असंतुष्ट थे, तो उन्हें मनाने के लिए उनके द्वारा मौर्य दरबार का आयोजन रखा जाता है, उनमें उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। तो यहीं से जो है जॉर्ज मैक 8 मार्च 1876 को जो मौर्य दरबार प्रारंभ करते हैं, उनसे लेकर के अभी तक के जो है यह मौर्य दरबार लगते आ रहा है। अब मौर्य दरबार बस्तर दशहरा के अंत में लगा जाता है। 18 मार्च 1876 को कैप्टन सी स्टॉल व पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर रवाना हुए थे। तो ये कैप्टन सी स्टॉल और पुलिस अधीक्षक बस्तर की ओर आए थे इसका दमन करने के लिए। तो मैक जॉर्ज द्वारा इस विद्रोह को दमन किया गया, समाप्त किया गया। मौर्य दरबार लगा के जो है सभी आदिवासियों का, जो मुख्य रूप से मौर्य जनजाति के लोग शामिल थे इसमें, उनके जो भी समस्या थी उनका समाधान करके। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, दीवान व मुंशी दोनों निष्कासित कर दिए गए थे। अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। नया 10 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लाया गया। तो ये सभी परिणाम निकले, अर्थात यह भी एक सफल विद्रोह था। ठीक, अब देखिए इस विद्रोह में मौर्य जनजाति के लोग प्रमुखता से भाग लिए थे, इसी कारण इसे मौर्य विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहलाता है। यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था, इसमें कोई हिंसा देखने को नहीं मिलता है। तो यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था। अब देखिए गोपीनाथ कपड़दार के कारण यह विद्रोह हुआ था, उसके संबंध में दिया गया है। 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया जाता है गोपीनाथ कपड़दार को। यह जनजातीय शोषण के लिए कुख्यात था। 1876 के बस्तर विद्रोह और मौर्य विद्रोह का प्रमुख कारण गोपीनाथ कपड़दार था। भैरम देव ने अपने शासन इसे सौंप दिया था गोपीनाथ कपड़दार को, इसीलिए भैरम देव को पहले घेराव किया जाता है। यह एकदम शांति प्रिय विद्रोह था जो कि सफल भी रहा। ठीक, तो मौर्य विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखेंगे। यही 8 मार्च 1876 को जो मौर्य दरबार लगा है था, उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष दशहरा के जो है 13वें दिन जो बस्तर का दशहरा चलता है, उसका उस माह के लास्ट अंतिम दिन जो है क्या लगता है, मौर्य दरबार लगाया जाता है, जिसमें अभी उस समय मैक जॉर्ज जो है उसके प्रमुख थे मौर्य दरबार के, उसकी अध्यक्षता किए थे। अब जो है अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला है पहाड़ी कोरवा विद्रोह। तो इसे हम लिस्ट में नहीं पढ़े थे, अब ये कहाँ हुआ है देखिए। वर्ष 1883 में पहाड़ी कोरवा विद्रोह हुआ था। नेतृत्व स्थानीय पहाड़ी कोरवा की जनजातियों द्वारा। पहाड़ी कोरवा पुनः आंदोलन को स्फूर्ति की और अनेक ब्रिटिश कर्मचारियों की हत्या कर दी। रांची की ब्रिटिश बटालियन का दमन कर दिया था। तो यह रांची के क्षेत्र में हुआ था पहाड़ी कोरवा विद्रोह, अर्थात झारखंड क्षेत्र में हुआ विद्रोह है ये। अब जो है हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विद्रोह था भूमकाल विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विद्रोह देखा जाता है भूमकाल विद्रोह, और इससे प्रश्न बहुत डीप पूछे जाते हैं, तो इसे डीप पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भूमकाल विद्रोह।
भूमकाल विद्रोह यह जो है 1909 में देखने को मिलता है, ये स्टार्ट हुआ था। तो अक्टूबर 1909 में इसका घोषणा किया गया था और फरवरी 1910 में यह प्रारंभ हुआ था। तो भूमकाल विद्रोह अक्टूबर 1909 में घोषणा हो गया था, फरवरी 1910 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो देखेंगे फरवरी में ही इसका पूरा घटना देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से जितने भी घटनाएं हैं फरवरी माह में ही होंगे सभी घटनाएं। शासक इस समय थे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव शासक थे। नेता कौन कौन थे देखिए, सबसे पहले नेतृत्व करते थे गुंडाधुर। गुंडाधुर जो है नेतानार या नेगानार के जमींदार थे। इन्हें बस्तर के नायक के नाम से जाना जाता है। और इनके अलावा नेता में कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर, रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कलिंद्र। इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था। तो नेतृत्व बना किया गया गुंडाधुर द्वारा। नारा क्या था अब इस विद्रोह का देखिए, बस्तर बस्तर वासियों का है। इसका प्रमुख नारा है बस्तर बस्तर वासियों का है। अलनार के आदिवासियों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध हम युद्ध करेंगे का नारा भी दिया था। अलनार के जो आदिवासी हैं उन्होंने अंग्रेजों को हम युद्ध करेंगे इसका भी नारा दिया। और इसका मुख्य नारा है बस्तर बस्तर वासियों का है। इस समय दीवान थे बैजनाथ पंडा। बैजनाथ पंडा दीवान। उद्देश्य इसका क्या है, बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। बस्तर में मौर्य राज स्थापित करना। शुरुआत पुष्पाल बाजार के लूट से किया गया है। तो देखिए सबसे पहला पुष्पाल बाजार की लूट इसका पहला घटना होता है विद्रोह प्रारंभ का। इसके प्रतीक के रूप में लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण, ये सभी प्रयोग किए गए प्रतीक रूप। लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले और धनुष बाण। अब इसके मुखबिर का नाम सुनिए, सोनू मांझी। तो सोनू मांझी मुखबिर थे। इनके द्वारा ही अंग्रेजों को क्या सूचना दे दिया जाता है और इसका दमन हो जाता है। इस विद्रोह का दमन करता कैप्टन गियर द्वारा दमन किया गया सोनू मांझी के मुखबिरी के कारण। अंतिम सामना होता है विद्रोह और अंग्रेजों के मध्य अलवार में। तो अलवार में अंतिम सामना होता है विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य। परिणाम क्या निकलता है, बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा के स्थान पर कैप्टन जेम्स को दीवान बनाया जाता है। तो कैप्टन जेम्स यहाँ से दीवान बनते हैं। ठीक, तो ये सामान्य परिचय हो गया। अब चलिए देखेंगे इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले देखिए, बस्तर में भूमक अथवा भूमकाल शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन या कंप का अर्थात उलट पुलट। तो यह विद्रोह इस क्षेत्रवासियों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समतुल्य था। इस विद्रोह के बहुआयामी कारण थे। तो भूमकाल इसका नाम रखा गया क्योंकि इस विद्रोह से माना जाता है भूमि भी कांप उठी थी, ऐसा विद्रोह हुआ था ये। इसी कारण इसे भूमकाल विद्रोह की संख्या दिया गया। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समान था। तो चलिए अब इसके प्रमुख कारण में क्या है। सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा राजा रुद्र प्रताप देव के हाथों से सत्ता न सौंपना। तो ब्रिटिश हुकूमत जो है सत्ता को राजा के हाथों से छीन रही थी, इस कारण पहला कारण हो गया। दूसरा, काकतीय वंश के दीवान न बनाना। काकतीय राजवंश से दीवान न बनाना, राजवंश से ही दीवान नहीं बनाया जाता, अंग्रेजों को दीवान बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। लाल कलिंदर सिंह और राजमाता स्वर्ण कुंवर देवी की अनदेखी करना। चौथा कारण, स्थानीय प्रशासन की बुराई व शोषणकारी नीतियां। अगला है पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार एवं महिलाओं के प्रति अमानवीय गतिविधियां। अगला है अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासियों से मुफ्त में मुर्गा, शुद्ध घी और जंगल वनोपज को प्राप्त करते थे अधिकारी कर्मचारी। यह भी एक कारण था। आदिवासियों को अपना गुलाम समझकर परिश्रमिक न देना अर्थात बेगारी प्रथा भी था। आदिवासियों को कम मजदूरी देना। बस्तर के वनों में स्थानीय लोगों को वंचित रखना और उन्हें संरक्षित वन घोषित करना। तो बस्तर के जो वन थे उसे संरक्षित घोषित कर दिया गया था। वन उपज का सही मूल्य न देना। लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी रखना। नवीन शिक्षा नीति आदिवासियों पर जबरदस्ती थोपना। जनजातियों द्वारा घर में बनाए जाने वाले मादक पदार्थों के उत्पादन पर पाबंदी लगाना। बस्तर में बाहरी लोगों का अनावश्यक आना जाना। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों को धर्म में परिवर्तन के लिए बाध्य करना। तो धर्म परिवर्तन भी इसका एक कारण बन गया। तो ये सभी कारण जो है भूमकाल विद्रोह के देखे जाते हैं। अब चलिए उसके पास जो है क्या क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है भूमकाल विद्रोह में, उसे देखेंगे। तो सबसे पहले अक्टूबर 1908, इसमें बहुत ज्यादा घटनाक्रम को दिखा दिया गया है। ये सभी को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सभी को डेट को बस आप मुख्य जो है उन्हें याद रखेंगे। तो देखिए पूरा घटना दे दिया गया है, जैसे डेट वाइज कब क्या क्या घटना हुआ है उन सबको। तो देखिए जो महत्वपूर्ण है उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3 फरवरी को, उससे पहले है अक्टूबर 1909। तो अक्टूबर 1909 में घोषणा किया जाता है। तो ये दशहरे के दिन
अक्टूबर 1909 में दशहरा के दिन राजमाता स्वर्ण कुंवर ने लाल कलिंदर सिंह की उपस्थिति में तड़ाकों में आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। तड़ाकों की सभी सभा में ताड़ोकी नामक स्थान में किया गया था। ये ताड़ोकी की सभा में लाल कलिंदर सिंह ने आदिवासियों में से नेतानार ग्राम के क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर को 1910 ईस्वी की क्रांति का नेता बनाया और प्रत्येक परगना से एक एक बहादुर व्यक्ति का विद्रोह का संचालन करने के लिए नेता मनोनीत किया गया था। लाल कलिंदर सिंह के मार्गदर्शन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई गई। तो ये अक्टूबर 1909 में प्लानिंग हो गया। तो मुख्य रूप से जो प्लानिंग हुआ है, लीडर किसको चुना गया, ये सब हो गया अक्टूबर 1909 में ही। फिर देखिए जनवरी 1910 में क्या होता है, तोड़ाक में पुनः गुप्त सम्मेलन होता है ताड़ोकी में ही, जिसमें लाल कलिंदर सिंह के समक्ष क्रांतिकारियों ने कसम खाई कि वे बस्तर की अस्मिता के लिए जीवन व धन कुर्बान कर देंगे। तो ये एक शपथ समारोह के समान है, मान सकते हैं आप। यहाँ शपथ लिया गया सभी के द्वारा कि वे जो है अब बस्तर की स्वाधीनता चाहते हैं। अब अगला देखिए, अब फरवरी में जो है सभी जो है मेन घटना है वो फरवरी में देखने को मिलेगा। पहले 1 फरवरी को देखिए गीदम में होता है। आदिवासी विद्रोह के द्वारा पंडा बैजनाथ व राजगुरु को घेरने कई ठिकानों पर आक्रमण किया। तो पंडा बैजनाथ ये दीवान थे, बैजनाथ उनके और राजगुरु, इन दोनों के ठिकानों पर आक्रमण किया जाता है। अभी देखिए बैजनाथ के आक्रमण किया तो इसे प्रथम घटना नहीं कहेंगे। अब 2 फरवरी को पूसपाल बाजार, तो 2 फरवरी को पूसपाल बाजार, यहाँ विद्रोहियों ने पूसपाल बाजार को लूटकर विद्रोह की शुरुआत किया था। तो यह जो है शुरुआत है विद्रोह का पूसपाल बाजार की लूट से। इसी दिन वहां के पाठशालाओं की झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। वहां के पाठशालाओं की झोपड़ियों में तो अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ अपने जो है प्रदर्शित कर रहे थे, अंग्रेजी खिलाफ का विरोध प्रदर्शित करने के लिए पाठशालाओं की झोपड़ियों में आग लगा दिया जाता है। अब अगला देखिए 3 फरवरी को क्या होता है, चिंगपाल में लाल कलिंदर ने बस्तर की जनता को ब्रिटिश सरकार पर आक्रमण करने, पुलिस थाना, वन विभाग के कार्यालय को जला देने एवं परदेशियों को मारकर भगा देने का ऐलान किया था। तो चिंगपाल में किया जाता है 3 फरवरी को लाल कलिंदर सिंह के द्वारा। अगला 4 फरवरी को कुकानार में कुकानार बाजार के नूरसब खां नामक व्यापारी की हत्या बुंटू और सोमनाथ ने की और वहां स्थित पुलिस चौकी को जला दिया। तो बुंटू और सोमनाथ द्वारा यहाँ कुकानार बाजार में नूरसब खां नामक व्यापारी की हत्या किया जाता है 4 फरवरी को। 5 फरवरी को करंजी में होता है, विप्लव के द्वारा करंजी बाजार लूटा जाता है। करंजी गांव कुंवर बहादुर सिंह के अधिकार में था। तो कुंवर बहादुर सिंह भी यहाँ से जो है किसमें शामिल हो गए, विद्रोह में। तो यहाँ से देखा जाता है कुंवर बहादुर सिंह की एंट्री 5 फरवरी से। 6 फरवरी बस्तर। अब बस्तर में देखिए विद्रोहियों के द्वारा भूमकाल के विद्रोह के लिए 6 फरवरी का दिन निश्चित किया था, अतः क्षेत्र में खुले तौर पर विद्रोह किया गया। तो बस्तर क्षेत्र में जो है विद्रोह देखा जाता है 6 फरवरी को। अब 7 फरवरी जो है मुख्य हो जाता है। 7 फरवरी में गीदम में होता है। विद्रोह के आगाज के बाद गीदम में विद्रोहियों के द्वारा गुप्त सभा रखी गई थी, जिसमें महारानी स्वर्ण कुंवर ने आदिवासियों को संबोधित किया कि बस्तर के ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया और हम शीघ्र ही मौर्य राज्य की स्थापना का संकल्प लेते हैं। दूसरा क्या था, गीदम को कब्जा में लेने के बाद 7 फरवरी को बारसूर की ओर आगे बढ़े। कोरिया मांझी ने बैजनाथ हलवा पर आक्रमण किया था। तो कोरिया मांझी द्वारा बैजनाथ पर आक्रमण किया गया था 7 फरवरी को। अगला देखिए 8 फरवरी को कुटरू में क्षेत्र की तार लाइनें विद्रोहियों द्वारा काट दी जाती है। कुटरू में गुंडाधुर ने कब्जा कर लिया और वहां के जमींदार सरदार बहादुर निजाम शाह को मौर्य राज के अधीन घोषित कर दिया। तो कुटरू 8 फरवरी। 9 फरवरी को कुआकोंडा क्षेत्र में कार्यरत वन कर्मचारियों की हत्या कर दी जाती है। बहरमगढ़ में विद्रोह ने एक पुलिस कर्मचारियों को मार दिया। तो यहाँ कुआकोंडा में क्या होता है, कुआकोंडा में कर्मचारियों की हत्या की जाती है और बहरमगढ़ के पुलिसकर्मी को भी मार दिया जाता है। अब 10 फरवरी को देखिए मारेंगा, तोकापाल और करंजी तीनों जगह के क्षेत्रों में शालाओं में आग लगा दिया जाता है। तो पाठशाला में आग लगाया जाता है 10 फरवरी को मारेंगा, तोकापाल और करंजी के। गुमकापाल और तोंगापाल में क्या होता है, 9-10 फरवरी के बीच कुटरू में रायपुर, धमतरी, भोपालपट्टनम, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कुटरू के डाकघरों की डाक को जगदलपुर को भेजी गई थी, उन्हें लूट दिया जाता है। तो डाक घरों को लूटा जाता है 10 फरवरी को। फिर 12 फरवरी को केसकाल में विद्रोह की घटना फैलने पर गेयर और ड्यूक केसकाल में मिले, जहां विद्रोहियों ने उन्हें 4 दिन तक घेर रखा था। तो गेयर और ड्यूक 2 अंग्रेज अधिकारी मिलते हैं केसकाल में 12 फरवरी को, उन्हें 4 दिन तक विद्रोहियों द्वारा घेरा रखा जाता है।
फिर देखिए 13 फरवरी को गिधम में विद्रोहियों के द्वारा गिधम में व्यापारियों को लूटा गया और वहां पाठशालाओं को आग लगा दिया जाता है 13 फरवरी को भी। 16 फरवरी को खड़ांग घाट, रायपुर में अंग्रेजी फौज जगदलपुर के निकट आसना ग्राम के पार कर इंद्रावती नदी को पार करते ही समय गुंडाधुर के 5 दलों के साथ युद्ध होता है अंग्रेजों का। गियर ने आदिवासियों के साथ छल कर माटी क्रिया कराकर विश्वास में लिया और नदी पार किया। नदी को पार कर उसने आदिवासियों पर गोलियां चलाई। तो यहाँ पर जो है कैप्टन गियर द्वारा उन्हें धोखे से उनके ऊपर गोलियां चला के मारा जाता है 6 फरवरी को खड़ांग घाट में। अगला देखिए 22 फरवरी, ये जगदलपुर की घटना है। लाल कलिंदर के साथ 17 विप्लव नेताओं को गिरफ्तार कर सैन्य छावनी में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तो 22 फरवरी को लाल कलिंदर के साथ 17 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 23-24 फरवरी को जगदलपुर में ही विद्रोह के दमन के लिए 200 पुलिस, 150 मद्रास प्रेसिडेंसी के पुलिस तथा पंजाब बटालियन के 170 सैनिकों का अतिरिक्त सैन्य बल जगदलपुर पहुंचा, जो 75 दिन जगदलपुर में मौजूद रहा। तो यहाँ सेना बुलाया जाता है, बाहर से सहायता लिया जाता है, सैन्य सहायता। ये 23-24 की घटना है। उसके बाद 25 फरवरी 1910 को डाफनगर में विद्रोहियों ने वीर गुंडाधर के नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। डाफनगर 25 फरवरी। अबूझमाड़ छोटे डोंगर में आयतू महरा के अंग्रेजों के साथ संघर्ष। आयतू महरा का जो है अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है अबूझमाड़ के छोटे डोंगर में। छोटे डोंगर में विद्रोहियों ने गेयर के साथ भयंकर संघर्ष किया। सुप्रीम कमांडर गेयर ने पंजाबी सेना के बल पर विद्रोहियों का दमन कर दिया। तो यहाँ भी जो है दमन किया जाता है छोटे डोंगर के विद्रोहियों का गेयर द्वारा 25 फरवरी को। 26 फरवरी को ताड़ोकी में लाल कलिंदर सिंह एवं अन्य 15 नेताओं के घरों को लूटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घरों को जला दिया जाता है। 26 फरवरी को ताड़ोकी में लाल कलिंदर और उनके साथ साथ 15 नेताओं के लूट लिया जाता है, उनके घरों को और जला दिया जाता है। 28 फरवरी को देखिए बस्तर क्षेत्र में 28 फरवरी तक अतिरिक्त पुलिस और सैन्य दल बस्तर के सभी दिशाओं में फैलाए गए। इस पुलिस पलटन ने सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तारी की और राज्य से बाहर निकाला गया। अब अगला 5 मार्च को जगदलपुर रानी स्वर्ण कुंवर एवं लाल कलिंदर सिंह को जगदलपुर आवास पर छापा मारकर उन्हें नजरबंद कर रायपुर जेल भेज दिया जाता है। तो स्वर्ण कुंवर और लाल कलिंदर सिंह को रायपुर का जेल भेज दिया जाता है चुपके से। 6 मार्च का बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारी रंडाल द्वारा पर्जा क्षेत्र में, सी मिडल्टन द्वारा दंडामी क्षेत्र में, दूरी द्वारा डोंगर क्षेत्र में और ड्यूक द्वारा दोरला क्षेत्र में विप्लव पर हमला किया जाता है। तो सभी विद्रोहियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अधिकारियों द्वारा घेरना प्रारंभ किया जाता है 6 मार्च को। 13 मार्च को देखिए आदिवासियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाकर सुनवाई प्रारंभ की गई तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की सजाएं दी गई। यह सुनवाई 28 अप्रैल 1910 तक संचालित की गई थी। तो 28 अप्रैल 1910 तक की उन्हें सुनवाई चलते रहा उनका दंड देने के लिए। 25 मार्च को बस्तर में 25 मार्च की अर्धरात्रि में गुंडाधुर ने 600 माड़िया सैन्य दल के साथ गेयर की सेना पर आक्रमण कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25 मार्च का डेट। इस दिन जो है गुंडाधुर द्वारा 600 माड़िया सैन्य के साथ जो है गेयर की सेना पर आक्रमण किया जाता है। अब 23 मार्च ये जो है बहुत दुखद घटना होता है। यहाँ देखिए 26 मार्च की रात्रि गेयर ने गुंडाधुर के मित्र सोनू मांझी को अपने साथ मिला लिया। तो गुंडाधुर का मित्र सोनू मांझी, उसको जो है लालच या डरा के जो है अपने साथ मिला लिया जाता है। सोनू मांझी ने साथियों के विश्वासघात कर उन्हें खूब मंदिरा पिलाए। फिर गेयर ने नशे में चूर विद्रोहियों पर हमला कर सभी विद्रोहियों को गोली से छल्ली कर दिया। फिर भी यहाँ से गुंडाधुर जो है बच के निकल जाते हैं। तो ये जो है सबसे दुखद घटना था अल्नार में। यहाँ सोनू मांझी द्वारा धोखा दिया जाता है, विश्वासघात, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ दमन कर दिया जाता है विद्रोह का। देखिए 1916 में यहाँ 26 मार्च को ही, इसके पश्चात मुख्य रूप से 29 मार्च तक पूरे विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। 1916 में एलिचपुर, 1916 में लाल कलिंदर के नागपुर से 175 मील दूर एलिचपुर में निर्वासन के दौरान भूमकाल विद्रोह के 6 वर्ष बाद 1916 में इनकी मृत्यु। तो लाल कलिंदर सिंह की मृत्यु होता है एलिचपुर में 1916 में। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ 26 मार्च तक याद रखना है, फिर 29 मार्च को पूर्णतः खत्म हो जाता है यह विद्रोह। देखिए अब इसके परिणाम क्या हुए। यह विद्रोह 1 फरवरी 1910 से प्रारंभ हुआ, जो 29 मार्च 1910 तक के चल रहा। इस विद्रोह ने बस्तर में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश हुकूमत ने बस्तर के दीवान बैजनाथ पंडा को हटाकर इनके स्थान पर जेम्स को दीवान बनाया गया। अब इस विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मुखबिर कौन था, सोनू मांझी,
अब और क्या क्या कारण है असफलता के कारण? इस विद्रोह में असफलता का प्रमुख कारण काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप देव तथा कांकेर के कोमल देव द्वारा विद्रोहियों का समर्थन न करना था। यदि उन्होंने भूमकाल विद्रोह में आदिवासियों का साथ दिया होता तो 1910 का यह क्रांति सफल होती और अंग्रेजों को बस्तर छोड़ना पड़ता। तो यह रुद्र प्रताप देव और कांकेर के राजा कोमल देव, इन दोनों का साथ न देना जो है असफलता का प्रमुख कारण है। यहाँ देखिए भूमकाल से जुड़े प्रमुख परगने के नेता, तो किस परगने के कौन कौन नेता इसमें भाग लिए थे दिया गया है। तो देखिए अंतागढ़ परगने के आयुध महारा नेता थे, उन्हें के द्वारा भाग लिया गया। कोंडा गांव के भागी द्वारा, दंतेवाड़ा के ढिंडा एवं कराटी मासा, बीजापुर के रामनाथ सिंह, सुकमा के बोड़की बोरी व दनिया द्वारा, कुंटा के धनी राम हलबा, इंद्रावती घाटी के रोना पेद्दा, जगदलपुर के सीताराम महरा, बस्तर के जोगी, बारसूर के कोरिया मांझी व जकरा पेद्दा। तो इन सभी के द्वारा जो है भाग लिया गया था भूमकाल विद्रोह में। कांकेर के राजा और बस्तर के जो काकतीय वंश के राजा हैं रुद्र प्रताप देव, इनके द्वारा इसमें भाग नहीं लिया गया था। यही जो है इसका असफलता का प्रमुख कारण बना। ठीक, तो ये हो गया जनजाति विद्रोह। यहाँ से जो है हमारा छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए अभी तक के हम जितने भी पढ़े हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में जितने भी शासक और उनके अभिलेखों को पढ़े हैं उनमें क्या जानकारी प्राप्त होते हैं, उन सब का यहाँ लिस्ट दिया गया है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और डल चुका है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम अब से स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो ये सभी को आप पढ़ लेंगे, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। अभी तक जितने भी अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख पढ़े हैं उन सभी को यहाँ दिया गया है। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।